नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद या आर्टिकल कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने 20 या 25 आर्टिकल करे हैं और हम 2 या 3 क्लास के अंदर सारे के सारे अच्छे-अच्छे जो इंपॉर्टेंट है, खासकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पीछे प्रत्येक पेपर के अंदर चाहे उसमें एचएस आ गया, चाहे फिर हमारा हरियाणा का कोई भी एग्जाम आ गया, चाहे फिर एसएससी हो या फिर अदर एग्जाम कोई भी, जहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी आर्टिकल बनते हैं आपके, उन सभी आर्टिकल या सभी अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छी अच्छी कुछ चीजें उनके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ सीख रहे हैं। देखो, आज के हमने 20 के आसपास आर्टिकल ले रखे हैं, इनको आज हम पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है जो हमारा 51, क्या 51वां आर्टिकल क्या कहता है? जो 51वां आर्टिकल ये कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? हम एक इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय लॉ है, नियम है, उनको भी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और एक दूसरे राष्ट्र के प्रति हम एक दूसरे राष्ट्र के प्रति हम जो भावना है, कोऑपरेशन की भावना है, उसको बनाए रखेंगे। ये किसके अंदर कही गई है? जब क्वेश्चन बनता है हमारा किसी भी एग्जाम के अंदर, क्या जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में आर्टिकल किस में बात की गई है? ये करी गई है हमारे आर्टिकल 51 के अंदर। जो आर्टिकल 51 हमारा आता है, वो आता है डीपीएसपी के अंदर। किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो भाग है ये भाग कौन सा है? भाग है अपना ये फोर्थ। कई बार क्वेश्चन बनता है भाग फोर्थ के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात कही गई है, वो किस भाग में कही गई है? वो कही गई है भाग नंबर 4 में। ये क्या अपने डायरेक्टिव स्टेट यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या होता है? एक तरह की गाइडलाइंस होती है। क्या? एक तरह की जो अपनी गाइडलाइंस होती हैं, ये कौन देता है? ये स्टेट देती है। कौन देती है? ये कोई भी स्टेट देता है। किसको देता है? अपने शासन को चलाने के लिए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए, जनता के लिए क्या होती है? ये एक तरह की गाइडलाइंस होती है। और इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है, उसमें किसकी बात कही है? हमारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में हमारे संविधान के अंदर लिखा है। हम रिस्पेक्ट करेंगे इंटरनेशनल लॉ को, और हम एक हार्मोनी बनाने के लिए जो एक दूसरे राष्ट्र हैं, दूसरे देशों के साथ क्या है, हम कोऑपरेशन की भावना करेंगे, कोऑपरेशन की भावना को रखेंगे, सहयोग करेंगे हम एक दूसरे के। किसी भी अगर मुद्दे को अगर सोल्व करने में क्या करेंगे? हल करने में उसमें कोऑपरेशन की भावना रखेंगे, सहयोग देंगे हम एक दूसरे देश को। नेक्स्ट देखिएगा, अपने पास ये फिर आता अपने पास 51 आर्टिकल। 51 यानी मौलिक कर्तव्य। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? जब भी हमारे को क्या जब भी हमारे को किसी आर्टिकल के साथ, जैसे अपने पास है 51A, अगर किसी आर्टिकल के साथ ए या फिर आर्टिकल के साथ बी या फिर सी, अगर किसी आर्टिकल के साथ अगर ये लगा देता है, तो इसका मतलब क्या बना? ये इस आर्टिकल में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके डाली गई चीज है। कोई भी डाला गया क्या है? संशोधन करने के बाद कोई प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है। अब क्या है? अपने पास 51A बनता है। इसका मतलब ये चीज क्या है? जो मौलिक कर्तव्य अपने, क्या जो फंडामेंटल ड्यूटीज है अपनी, वो संविधान में संशोधन करके डाली गई हैं। वो कब डाली गई? ये डाली गई है अपनी 1976। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो कौन सा था? वो था जी 42वां। कौन सा था? वो 42वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था? 1976 के अंदर, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। और इसके अंदर हमने पहले अपने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सबसे पहले देखो, जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? 10 फंडामेंटल यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 जोड़े गए। अगर पूछा जाए, जब हमारा जो क्या पहले जब फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको जोड़ा गया, तो कितने थे उस टाइम पे? उस टाइम पे थे अपने 10। क्या उनकी संख्या बढ़ा दी गई है? बिल्कुल बढ़ा दी गई है। अगर पूछा जाए उसकी संख्या में कोई परिवर्तन हुआ है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ सकता है। क्या उसकी संख्या में परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 10 से बढ़ा दिए गए हैं।
क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्या फंडामेंटल जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको घटा दिया गया है या बढ़ा दिया गया है? तो हमारा क्वेश्चन में रहेगा उनकी जो संख्या है 10 पहले थी और उसके बाद एक और बढ़ा दिया गया। वो कब बढ़ाया गया? उसको बढ़ा दिया गया जी 2002 के अंदर। किसके अंदर है? 2002 के अंदर बढ़ा दिया गया। वो कौन सा था? वो था जी 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में हुआ था, उसमें जो राइट टू एजुकेशन था ना, क्या था? राइट टू एजुकेशन था ना, वो जोड़ दिया गया था। यानी शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसमें जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। उसके बाद इसकी संख्या कितनी हो गई? 10 से बढ़ के कितनी हो गई? 11 संख्या हो गई है। किसकी? फंडामेंटल राइट्स की, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज की, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। एक चीज और पूछ जाती है, क्या जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जब बनाई गई, जब जोड़ी गई, ये कहां से ली गई हैं? ये बेसिकली ली गई हैं अपनी रसिया से। कहां से? रसिया से। रसिया से ली गई हैं, रूस से ली गई हैं। और उसके बाद अगर एक चीज और पूछ जा सकती है, जो कमेटी इसके लिए बनाई गई थी ना, क्या जो कमेटी इसके लिए बनाई, किसके लिए? फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उसके जो ड्यूटी बनाएगी, सॉरी क्या, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को चेयर करने वाला यानी उसका अध्यक्ष कौन था? वो था जी सरवण सिंह। कौन सा था? सरवण सिंह। सरवण सिंह कमेटी थी वो अपनी। सरवण सिंह कमेटी के तहत, सरवण सिंह कमेटी के तहत जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बनी थी। एक ड्यूटी और ऐड हो गई थी, तो उसके बाद कितनी बन गई थी अपनी? 11। वो क्या थी? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन थी। 2002 संविधान संशोधन में जो 86वां हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसमें ये ड्यूटी को जोड़ा गया था। उसके बाद टोटल कितनी बन गई थी अपनी? 11 ड्यूटी हो गई थी अपनी। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 52, यानी 52nd आर्टिकल के तहत कौन आता अपना? वो आता है प्रेसिडेंट। अब हम इसमें एक दो चीज और इंपोर्टेंट सीख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ये क्या होता है? ये होता है जी इलेक्टेड, यानी चुना हुआ होता है। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको बोलेंगे हम इलेक्टेड, यानी ये चुनाव के द्वारा होता है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिम हेड ऑफ द स्टेट। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी देश का, सॉरी अपने देश का, इंडिया क्या है? ये हेड है। हेड का कैसा अपने पास? हेड है इलेक्टेड। अगर किसी के देश में अगर उसका जो हेड होता है वो होता है इलेक्टेड, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिपब्लिक स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? रिपब्लिक स्टेट, गणतंत्र राज्य। क्या बोलते हैं उसको? रिपब्लिक, रिपब्लिक स्टेट, यानी क्या बोला जाएगा उसको? गणतंत्र राज्य बोला जाएगा। दोबारा फिर सुनो, इंडिया आर्टिकल किसमें? 52 के अंदर भारत क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। फिर हमने सीखा यह क्या है? हमारा जो राष्ट्रपति वो क्या है? इलेक्टेड है। अगर किसी स्टेट के पास इलेक्टेड हेड है, किसी स्टेट के पास, तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो स्टेट होगी वो रिपब्लिक होगी। स्टेट का मतलब यहां पे हमें कंट्री को कह रहे हैं, किसी देश को कह रहे हैं। रिपब्लिक स्टेट किसी देश के लिए बोल रखा है आपने। यानी देखो, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस में हम किसी देश को डील एज ए कंट्री नहीं करते, हम किसी देश को एज ए स्टेट डील करते हैं। एक एज ए स्टेट पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कंट्री के बारे में नहीं लिखा गया है। तो इसलिए क्या बोला गया है? स्टेट बोला गया है। यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? अपने प्रेसिडेंट होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिपब्लिक स्टेट, गणतंत्र राज्य। अब जिसका नहीं होता, क्या? जिसका इलेक्टेड हेड नहीं होता, जैसे यूके का नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, वहां पे तो मोनार्की चलती है, राजशाही चलती है। इसलिए हम कनाडा, देखो कनाडा को ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं न्यूजीलैंड को ले लेते हैं, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। इनका इलेक्टेड हेड नहीं होता, इनका जो डायरेक्ट जो
हेड होता है वो होता है यूके का, जो राजा होता है, जो क्वीन होती है, किंग होता है, वो इनका हेड होता है। और फिर उसके नीचे काम कौन करता है? उसके नीचे काम करता है प्राइम मिनिस्टर। तो उसको हम, उन स्टेट को, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद कनाडा, इनको हम रिपब्लिक स्टेट नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? रिपब्लिक स्टेट नहीं बोल सकते। रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट। अब एक यहां तक हमने देखा, एक दो चीज और देख लेते हैं इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? दो चीजें हैं इसके अंदर। जो ये हमारी जो जो पावर होती है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, जो हमारा देश चलता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उसके अंदर क्या कहा गया है? इसको बोला गया है डी जुरे। क्या बोला गया है? डी जुरे। डी जुरे बोला गया है। डी जुरे का मतलब क्या होता है? जिसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। क्या होती है? नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पावर होती है ना, जो मूल शक्ति होती है, जिसको सारी की सारी पावर को यूज करता है, वो करता है, कौन करता है उसको? उसको करता है जी, वो हमारे कौन करते हैं? वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। कौन करते हैं उसको? उसको वो करते हैं यूज प्रधानमंत्री। यानी किसकी सहायता से ये करते हैं जी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, यानी मंत्री परिषद की सहायता से उस रियल, जो सारी की सारी जो रियल पावर होती हैं, वो कौन यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है। उसे क्या बोलते हैं? डी जुरे बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे फिर? जब रियल पावर को यूज करता है तो इसको बोलते हैं जी डी फैक्टो। क्या बोलेंगे? डी फैक्टो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है क्या? डी फैक्टो किसके लिए यूज किया जाता है? डी जुरे का मतलब क्या होता है? डी जुरे का मतलब होता है नाम मात्र शक्तियों का। क्या? जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र शक्ति उसके नाम होती हैं, और प्रयोग कौन करता है? उसको प्रयोग करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। किसकी सहायता से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद की सहायता से। कौन यूज करता है उनको? प्रधानमंत्री करता है। दो चीजें सीखी हमने। डी जुरे का मतलब क्या होता है? जिसमें नाम मात्र शक्ति किसके पास होती है? नाम नाम की शक्ति किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। यूज कौन करता है? यूज करता है प्राइम मिनिस्टर। किसकी सहायता से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने क्या बोला? डी फैक्टो। डी फैक्टो में क्या पूछ सकता है? जिसके पास ओरिजिनल पावर होती है और जिसके पास नॉमिनल पावर होती है, नाम मात्र पावर होती है, वो होता है डिजुरे, प्रेसिडेंट। और ओरिजिनल पावर जिसके पास क्या होती है, उसको बोलते हैं डी फैक्टो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से प्राइम मिनिस्टर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने क्या देखा? आर्टिकल नंबर 52 के बारे में। अब पढ़ते 61। क्या? 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, यानी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम पद से कैसे हटा सकते हैं? ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, सिर्फ दो तीन चीजें सीखेंगे। देखो, जब भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, क्या चलता है? इंपीचमेंट। सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होती है। राष्ट्रपति के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, और किसी के लिए यूज नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? कोई भी बिल है, कोई प्रस्ताव जब आता ना, क्या क्या जो इंपीचमेंट है, पार्लियामेंट के अंदर कौन से सदन के अंदर आता है? प्रश्न बनता है, कौन से सदन के अंदर आता है? क्या लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर? प्रश्न बन सकता है। ये दोनों सदन में किसी के पास आ सकता है। क्या? राज्यसभा में भी इंपीचमेंट आ सकता है, लोकसभा में भी इंपीचमेंट आ सकता है। कोई भी इसके प्रति, कोई भी ये प्रस्ताव कोई भी लेके आ सकता है। कोई मिनिस्ट्री भी लेके आ सकता है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके आ सकता है। किसको? क्या? इंपीचमेंट, इंपीचमेंट प्रोसेस को। अब कैसे आया? क्या कारण होगा? किस किस आधार पे इस पे इंपीचमेंट हो सकता है? इंपीचमेंट होने का जो आधार रहेगा ना, वो रहेगा वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या रहेगा? वोलेशन, यानी संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन। अगर संविधान का उल्लंघन होगा तब ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर,
क्या लेके आ सकता है? ये प्रक्रिया लेके आ सकता है, किसी सदन में आ सकती है, जरूरी नहीं है अपर हाउस में आए, लोकसभा में पहले आए, राज्यसभा में पहले आए, किसी में भी आ सकती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तभी क्या माना जाता है? इंपीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा अगर इंपीचमेंट का डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे यहाँ पे, तो हमें समझना बस संविधान का जो उल्लंघन होगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये हमारे संविधान के अंदर है ही नहीं। संविधान का उल्लंघन करना, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान के अंदर डिफाइन किया गया ही नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया इसके अंदर। महाभियोग परिषद से हमने देखा किसके खिलाफ ला सकता है? प्रेसिडेंट के लिए। कौन से सदन में? दोनों सदन में, किसी भी सदन में ला सकता है, कोई भी ले जा सकता है इसको, प्राइवेट मेंबर हो चाहे फिर पब्लिक, जो हमारे पास प्राइवेट मेंबर या फिर वो जो मेंबर है, जो मिनिस्टर है, वो भी लेके आ सकता है। दूसरी बात, संविधान का उल्लंघन होने पे आ सकता है, ये हमारे संविधान के अंदर नहीं दे रखा है। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? आर्टिकल 61 के बारे में। अब देखते हैं हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में किसके? आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 63 में क्या कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए अपने राष्ट्रपति परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यूटी को, बीमार हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, उसको काम को करने में क्या है, अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम किसको रखते हैं? उस टाइम पे उपराष्ट्रपति उसको क्या करेगा? उस ड्यूटी को पूरी करेगा। किसकी? राष्ट्रपति की ड्यूटी को कौन पूरा करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेपनिया काम करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसका? जो हमारा राज्यसभा होता है। क्या होता है? राज्यसभा होता है। राज्यसभा उसका क्या होता है? उसका पदेन होता है। क्या होता है उसका? उसका पदेन होता है, उसका चेयरमैन होता है। ये कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर अपना राष्ट्रपति परफॉर्म ड्यूटी को नहीं कर पा रहा तो उसकी परफॉर्मेंस बाय द वे किसी, क्या हो जाता है, कहीं बाहर चला जाता है, या फिर क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, कुछ ऐसे कारणवश जो राष्ट्रपति अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति करता है। सिर्फ इसका इतना काम होता है। कौन होता है ये? राज्यसभा का पदेन होता है। इसको जो सैलरी भत्ते मिलते हैं वो एज उपराष्ट्रपति नहीं मिलते, वो मिलते हैं एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की यानी आर्टिकल 72, ये भी डिटेल में कर लें टॉपिक, इसको भी अलग से देखेंगे। देखो आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की समायाचना। क्या? राष्ट्रपति की समायाचना। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी इंसान, सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी क्या कर देता है? जुर्म कर देता है, जुर्म ऐसा जो क्या नहीं हो, माफ करने के लायक नहीं होता, सजा मिलनी ही तय होती है, सजा मिलनी ही तय होती है, तो प्रेसिडेंट चाहता तो क्या कर सकता है? उसको कम कर सकता है, चाहे तो उसको बिल्कुल खत्म कर सकता है। किस में आता है वो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आता है। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर समझने की, क्या? क्या राष्ट्रपति अगर किसी का क्या है, कैपिटल पनिशमेंट मिला है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या हो गया? यानी उसको क्या है, फांसी की सजा मिली है, क्या उसको भी प्रेसिडेंट माफ कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक शर्त रहेगी यहां पे, वो रहेगी जो अपना प्राइम मिनिस्टर है, क्या? जो अपना प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी क्या, जो मंत्री परिषद है उससे क्या लेंगे? सलाह लेंगे। सलाह लेने के बाद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेने के बाद ही क्या ये सलाह होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसी पे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति चाहे तो किसी की कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है? अपने पास हमने क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद क्या है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह देने के लिए, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगी, और वो मंत्री परिषद हेड की जाएगी किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड की जाएगी। किसके लिए होती है वो होती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई भी किसी भी मैटर पे लेके सलाह देना काम होता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और लिखा क्या, इसका हेड कौन करेगा, इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेगा कौन, प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 72। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, जो हेड की जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और किसको सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा 76 आर्टिकल। 76 आर्टिकल में क्या कहा गया है, महान्यायवादी होगा, क्या महान्यायवादी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जितने भी गवर्नमेंट के केस होते हैं उनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस लड़ने का काम कौन करता है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, यानी महान्यायवादी करता है। कौन करता है, महान्यायवादी। ये जो इंडिया का है सबसे बड़ा, यानी गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नमेंट एक तरह का वकील है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे लड़ता है हर केस। एक चीज और देख लेते हैं महान्यायवादी के बारे में, क्या क्या महान्यायवादी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी सदन के अंदर बैठ सकता है, क्या इसके अंदर बैठने की पावर है, बिल्कुल है। ये लोकसभा में बैठ सकता है और राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन बात क्या है, ये किसी भी सदन में वोट नहीं दे सकता, यानी वोट का अधिकार नहीं है इसका। ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, जब मन करे जिस कोर्ट में जाके, सभी कोर्ट में सीटिंग है इसकी महान्यायवादी की, पार्लियामेंट के अंदर भी है। लेकिन इस पे एक क्या है, लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये वोट नहीं डाल सकता, वोट की पावर इसके पास नहीं है, किसकी, महान्यायवादी की। इसको चुनता कौन है, इसको प्रेसिडेंट चुनता है, कौन, इसको इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है इसको, राष्ट्रपति इसको चुनता है। कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह देगी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किससे हेल्प से, ये राष्ट्रपति चुनता है इसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है इस बंदे को चुनना हमारे को। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो जज जैसी होती है, क्या होती है, जो जज के पास सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके समान इसकी क्या होती है, क्वालिफिकेशन होती है। ये हमने पढ़ा महान्यायवादी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या 78 आर्टिकल में क्या कहा है, जब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ड्यूटी बनती है। 78 आर्टिकल में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है राष्ट्रपति के प्रति, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे राष्ट्रपति जब चाहे जब ले सकता है, जब उसका मन करे, किसी भी बिल से संबंधित कोई भी मैटर है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको देनी होती है, वो देनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को। किसको, प्राइम मिनिस्टर देता है किसको, राष्ट्रपति को देता है। जब ये क्या है, ड्यूटी बनाए रखी है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। अगर कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी राष्ट्रपति को तो प्राइम मिनिस्टर से ले सकता है किसी भी टाइम, किसी भी मैटर पे बात कर सकता है, वो कोई भी चीज पूछ सकता है, क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम के अंदर आता है, एसएससी के अंदर भी आता है बहुत ज्यादा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आता है। कैसे आता है ये देखते हैं, इसको देखें कैसे आता है एग्जाम के अंदर। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हमारी राज्यसभा लोकसभा इकट्ठा बैठती हैं और उनकी मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सीटिंग। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है ज्वाइंट सीटिंग, जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के कोई मीटिंग करते हैं। अब ये क्यों बनाई गई, जब कोई भी मैटर ऐसा हो जाता है, एक सदन से वो मैटर पास नहीं होता, एक सदन से कोई बिल पास नहीं हो रहा, वो डेडलॉक वहां पे, कोई बिल है एक सदन के अंदर पास होने के बाद दूसरे सदन में क्या रह जाता है, वो रह जाता है, पास नहीं हो पाता। तो इस शर्त में क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या बनाता है, क्या बुलाता है, वो एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है। डेडलॉक हो जाता है किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर डेडलॉक हो गया, तो क्या करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है। उसको हेड कौन करता है, उसको हेड करता है स्पीकर।
कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको हेड करेगा स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको क्या करता है? उसको चेयर करता है। और ज्वाइंट सीटिंग इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? जो ज्वाइंट सीटिंग होती है वो कौन से बिल के लिए होती है? वो होती है सामान्य विधेयक के लिए। जो हमारे जो ऑर्डरली बिल होते हैं, सामान्य बिल होते हैं, क्या? सामान्य बिल के लिए। किसके लिए होता है ये होता है जी सामान्य बिल के लिए। सामान्य बिल होते हैं जो अपने सामान्य बिल के लिए होता है। सामान्य बिल का मतलब क्या होता है? सामान्य बिल पास होता है 1/3। किससे? किसी भी सदन में अगर कोई सामान्य विधेयक है, बिल है, वो कितने बंदे पास करेंगे, कितने मेंबर पास करेंगे? उस सदन के 1/3 भाग जो मिनिस्टर का है, जो मेंबर्स हैं उसके, वो पास करेंगे। कितने? 1/3 मेंबर्स। कोई बिल, सामान्य बिल। लेकिन एक चीज और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट बिल नहीं पास होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं रखा, संविधान संशोधन बिल इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन बिल के लिए 2/3, 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग पास होना चाहिए। ये शर्त है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। बिल के बाद पास होने के बाद एक्ट बनता है, अधिनियम बनता है। क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होगा तभी एक्ट बनेगा। संविधान संशोधन अधिनियम, क्या देखा? 2/3 से होता है। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग पास होना जरूरी होता है बिल, स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सामान्य जितने भी हमारे विधेयक होते हैं, सामान्य जो बिल होते हैं, वो पास करने के लिए ज्वाइंट सीटिंग, क्योंकि डेडलॉक हो जाता है, एक सदन से पास ही नहीं हो पाता और दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। इसे क्या करते हैं? उसको ज्वाइंट सीटिंग बुला लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सीटिंग बुला लेते हैं ताकि पास हो जाए बिल। और फिर वो 1/3 से क्या कर देते हैं? उसको पास कर देते हैं। कौन? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो ज्वाइंट सीटिंग उसको क्या कर देती है? उसको पास कर देती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है? धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? वो दे रखी है जी हमारी आर्टिकल 110 के अंदर। कोई भी धन विधेयक है या नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। कोई भी धन विधेयक नहीं है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो फैसला करता है, कौन करता है? इसका जो फैसला करता है, ये करता है जी लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है जी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। कौन होता है जी? अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही बताएगा ये मनी बिल है या नहीं है। बल किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110, 110 आर्टिकल के तहत। और जो ये धन विधेयक होता है ना, ये किस में होता है? ये धन विधेयक हमारी लोकसभा में ही होता है, यहां से बनता है ये धन विधेयक। ये क्या राज्यसभा कुछ कर सकती है इस पे? राज्यसभा क्या धन विधेयक पे कुछ कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। क्या कर सकती है? ये धन विधेयक पे, मनी बिल पे सिर्फ और सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है। क्या दे सकती है? रिकमेंडेशन दे सकती है, चेंज नहीं कर सकती। हाँ, सुझाव भी दे सकती है, ये चीज इसके अंदर ऐड करनी है, नहीं करनी है। सुझाव दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन रिकमेंडेशन माने ना माने वो डिपेंड करता है लोकसभा पे। किस पे डिपेंड करता है? लोकसभा पे। यानी धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की वैल्यू 0 होती है। राज्यसभा की वैल्यू बिल्कुल 0 होती है। किसके मामले में? धन विधेयक के मामले में। धन विधेयक पास होता है लोकसभा में, ये पास करे ना करे कोई मैटर नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा कितने? 14 डेज के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। यानी 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, बस यही पावर इसके पास, और कुछ पावर नहीं है। क्या?
धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। यही पावर है इसके पास। अगर रख भी लिया कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर क्या है, बाद में इसको पास होना माना था। अगर 14 दिन में राज्यसभा ने इसको नहीं लौटाया तो इसका मतलब ये पास माना जाएगा। पावर ज्यादा किसकी? लोकसभा बिल पे, लोकसभा की, सॉरी, धन विधेयक पे ज्यादा पावर किसकी? लोकसभा की। कम पावर, इसकी तो पावर है ही नहीं। प्रश्न बनता है, क्या लोकसभा पे, सॉरी, जो मनी बिल है, धन विधेयक है, उसके मामले में जो राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, वो कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। लेकिन क्या वो कुछ उसमें संशोधन कर सकता है? बिल्कुल कतई नहीं कर सकता। संशोधन करने की कोई पावर नहीं है। पावर सिर्फ एक है, वो अपने पास 14 दिन के लिए रख सकता है, उसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। क्या है? ये जो विधेयक होता है अपने पास, इसको सिंपल मेजोरिटी से पास माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज और एक और है, जो मनी बिल होता है वो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की लाया जाता है। यानी पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ली जाती है, पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है मनी बिल लेके आ रहे हैं। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट ली जाती है इसके मामले में। किसमें? धन विधेयक के मामले में। लास्ट डिसीजन किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का। धन विधेयक है या नहीं है, लास्ट डिसीजन किसका? अध्यक्ष का, स्पीकर का। 1/3 मेजोरिटी से पास। लोकसभा, राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, 14 दिन पास रख सकती है। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, क्या आर्टिकल 112 यानी 112 आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है हमारे को? 112 आर्टिकल में क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय लेखा कहा गया है, जिसको हम इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं हमारे। लेकिन इसको एक चीज और है, हम इसको सिंपल भाषा में, आसान भाषा में कहें तो बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इसको लिखा जाता है जी बजट। किसको? आर्टिकल 112 के तहत किसका प्रावधान है? बजट का प्रावधान है। क्या बजट के, क्या संविधान के अंदर बजट शब्द लिखा गया है? बिल्कुल नहीं लिखा गया है बजट शब्द। तो फिर लिखा क्या गया है? उसको बोलते हैं जी, वो लिखी गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय लेखा लिखा गया है, इसका मतलब। इसको पेश कौन करता है? इसको पार्लियामेंट के अंदर कौन लेके आता है? इसको जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो लेके आता है, वो पेश करता है इसको। फाइनेंशियल मिनिस्टर पेश करता है किसको? बजट को, वार्षिक वित्तीय लेखा। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल 123 यानी 123 आर्टिकल, अध्यादेश लाने की शक्ति, यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ये किसकी पावर है? प्रेसिडेंट की पावर है, राष्ट्रपति की पावर है। कौन सी? 123 आर्टिकल के तहत किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास पावर है। क्या वो अध्यादेश ला सकता है जब मन करे, जब राष्ट्रपति को लगता है क्या कि एकदम से हमारे देश के ऊपर क्या हो गया, अटैक हो गया है, हमारे देश में एकदम से इमरजेंसी की स्थिति बन गई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लेके आता है क्या? ऑर्डिनेंस लेके आता है। जब उसको लगता है कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर है, उस पे टॉपिक पे क्या कोई बिल बनाना है हमारे को। दूसरी बात, जब पार्लियामेंट में कोई सदन नहीं है, सेशन के अंदर पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा सदन सेशन में नहीं है, तब लेके आ सकते हैं। राष्ट्रपति को लगता है लोकसभा राज्यसभा सेशन के अंदर नहीं है, या अचानक से इमरजेंसी की स्थिति बन जाए, या ऐसा कोई पब्लिक मैटर है जिसपे बिल बनाना है, जिसपे बिल लेके आना है, जिसपे एक्ट बनाना है, वो कौन लेके आता है? वो लेके आता है जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या जो ये बिल बना है, जो ये बिल बनने के बाद जो एक्ट बना है, क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये उसी एक्ट की तरह डील करता है जो एक्ट एक अलग तरीके से बना जाते हैं, बगैर
किसके? ऑर्डिनेंस के बनाए जाते हैं। उन्हीं की तरह डील करता है ये भी, उन्हीं के जैसा होता है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तब, इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए तब, या फिर कोई ऐसा लगता है कोई पब्लिक मैटर है और बिल बनाना जरूरी है, सॉरी एक्ट बनाना जरूरी है, कोई कानून बनाना जरूरी है, तब लेके आ जा सकता है क्या? अध्यादेश। कौन लेके आता है? राष्ट्रपति लेके आता है। कौन? राष्ट्रपति लेके आता है लोकसभा, सॉरी पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 124, यानी उच्चतम न्यायालय, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में बात की। जो हमारा जो जुडिशियरी है, जो न्यायपालिका हमारी, वो किस तरह की है? वो है हमारी इंटीग्रेटेड। क्या है? इंटीग्रेटेड है, वो संयुक्त है। संयुक्त का मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब देखो क्या है, पहले तो हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हो गए हमारे हाई कोर्ट्स। क्या हो गए? हाई कोर्ट्स हो गए अपने पास। हाई कोर्ट्स के बाद फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए अपने पास। यानी पहले अपर पोजीशन पे क्या रहेगा? सुप्रीम पोजीशन पे क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करते हैं। ऐसे हमारी जुडिशियरी है, ऊपर से नीचे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कैसी हमारी जुडिशियरी? इंटीग्रेटेड है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनता है। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 123, सॉरी 130 आर्टिकल क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की सीट के बारे में कहा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसकी सीट क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट चीज है ये भी बहुत ज्यादा। क्या? जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसकी सीट क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की जो सीट रहेगी ना, वो रहेगी जी अपनी दिल्ली। क्या? दिल्ली। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है ना, वो कौन सी है? वो है दिल्ली। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये बात लगती है, क्या लगती है? उसको कहीं एक और सीटिंग बनानी है। क्या बनानी है? कहीं और सीटिंग बनानी है, तो वो कहीं और सीटिंग बना सकता है चाहे तो। लेकिन वो क्या होगी? टेम्पररी होगी। क्या होगी वो टेम्पररी होगी। लेकिन उसके लिए एक चीज और करनी पड़ेगी। क्या? जो सीजीआई है अपना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर कहीं सीट चाहते हैं। पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर हम चाहें कहीं पे सीटिंग बना सकते हैं अपनी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन अपनी कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। चाहे तो सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसकी सीट को कहीं बना सकता है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिएगी पहले। ये हमने आर्टिकल 130 में पढ़ा, 130 आर्टिकल में पढ़ा हमने। उसके बाद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्टिकल अपने पास 131, 131 आर्टिकल। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इसमें दो तीन चीजें सीखते हैं। देखो क्या, ये है ना, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, ये मूल अधिकार है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है ये। सिर्फ और सिर्फ इस 131 आर्टिकल का यूज केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, न कि कोई अदर कोर्ट्स कर सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कोई और नहीं कर सकता। यानी ओरिजिनल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अंदर आती है। क्या? इसका मतलब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ कोई केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है उस केस को, 131 आर्टिकल के तहत। न किसी हाई कोर्ट में ये पावर नहीं है कि उस केस को सुनेगा। वो केस कौन सा है? वो केस है अगर किसी स्टेट का और किसी दूसरी स्टेट के साथ क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए। क्या देखा? दोबारा सुनो, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या हो जाए? झगड़ा हो जाए। वो झगड़ा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, न कि किसी हाई कोर्ट में जाएगा। दूसरी बात, एक तरफ में राज्य है बहुत ज्यादा और दूसरी तरफ में एक राज्य है, तब झगड़ा हो जाए तब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरी बात और सुनो, एक तरफ हमारा सेंटर है जिसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं,
और दूसरी तरफ क्या है, राज्य हैं। इनके अंदर क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेके मामला कहां जाएगा, विवाद बन जाए तो इनके बीच में, वो कहां जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 131 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल पावर है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। केवल और केवल राष्ट्रपति, सॉरी, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है इस सुनवाई को, न किसी हाई कोर्ट में ये पावर है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बनेगा क्या, 131 131 आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो कैसी पावर है, वो ओरिजिनल पावर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही इसको सुनता है। 131 आर्टिकल उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अपने पास क्या है, 143 आर्टिकल है। क्या है, 143 आर्टिकल अपने पास है। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह। राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, 143 आर्टिकल के तहत सलाह ले सकता है, उसका ओपिनियन जान सकता है किसी भी एक्ट के बारे में। दो शर्त यहां पे क्या है, दो चीजें होंगी। क्या होंगी यहां पे, दो चीजें होंगी। या कोई भी एक्ट है, कोई पब्लिक इंपोर्टेंस का कानून है कोई, अब राष्ट्रपति को चाहिए, कोई एक्ट है अपने पास, उस एक्ट पे क्या है, उस अधिनियम पे क्या है, सलाह चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को मना कर सकता है। दोबारा फिर सुनो, कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई टॉपिक है, कोई मामला है पब्लिक इंपोर्टेंस का, तो क्या है, राष्ट्रपति उस पे सलाह लेगा, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पे चाहे तो सलाह दे या ना दे, मर्जी है। दूसरी बात सुनिएगा, जो अपनी दूसरी चीज है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई भी संविधान बनने से पहले हमने किसी के साथ क्या कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है, या कोई ट्रीटी कर रखी है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई एग्रीमेंट कर रखा है किसी देश के साथ, किसी देश का ट्रीटी कर रखी है। अगर राष्ट्रपति इस पे अगर सलाह ले तो क्या करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को मैंडेटरी देगा। मैंडेटरी है, अब उसको सलाह देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट अब उस पे सलाह देने के लिए बाध्य है। दूसरी चीज और सुनिए, जो ये दोनों चीजें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, ये कैसी नेचर में होती है, स्वभाव कैसा होता है इसका, इसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव का मतलब नेचर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी होती है। क्या होती है, ये एडवाइजरी होती है, सिर्फ और सिर्फ सलाह ही होती है एक। और चीजें दिखो, अब राष्ट्रपति चाहे इन दोनों सलाहों में से, राष्ट्रपति चाहे दोनों सलाहों में से कोई चीज माने ना माने, राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है माने या ना माने, कोई भी चाहिए या ये मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी नेचर होती है। राष्ट्रपति माने या ना माने ये डिपेंड करता है, राष्ट्रपति मैंडेटरी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, 148 148 आर्टिकल के तहत क्या कहा गया है, नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर जनरल ऑफ, सॉरी, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग, क्या बोलते हैं इसको, कैग बोलते हैं, CAG। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दिमाग से निकल गया ये, इसकी बताते हैं अभी नेक्स्ट में। देखो क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बताता है हमारे को, जो जितने भी गवर्नमेंट के जो जितने भी क्या है, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उनको क्या करता है, उनका जो लेखा जोखा है उसको एडिट करता है। कौन करता है, आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा। सभी जितने भी क्या है,
जितने भी अपनी क्या है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जितने भी हमारा जो लेखा जोखा लगा है, यानी एक साल के अंदर कितना खर्च किया क्या नहीं किया, ये सारा का सारा कौन करता है? ये काम करता है जी कैग। कौन करता है इसको? कैग करता है। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ एडिट कर सकता है। इससे खास बात क्या रहेगी? ये सिर्फ और सिर्फ एडिट कर सकता है, ऑडिट कर सॉरी क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है ये, लेकिन ये नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट अगर कोई भी फंड को निकाल के यूज कर रही है, तो कैग उस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे कैग को इस बात का पता है कि गवर्नमेंट इस पैसे को गलत इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। कैग को इस बात का पता होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का काम है। किसका? कैग का। ऑडिट कर सकता है किसी भी खाते को, किसी भी अकाउंट को, कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज और देखते हैं हम, जो यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर है ना जो कैग है ना, कैग का जो रोल है ना, ये वहां पे कंट्रोल भी कर सकता है और एडिट ऑडिट तो करता ही है। ऑडिट तो करता ही है, कंट्रोल का भी काम है। कोई पैसा निकलवाया है गवर्नमेंट ने, तो इसका हक है भाई, पूछ सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है कहां पे तुम्हारे को ये पैसा लगाना है, किस मैटर पे लगाना है, क्या बनाना है इस पैसे का, पूछ सकता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि कंट्रोल की पावर है ही नहीं है हमारे कैग के अंदर। क्या? यूके के अंदर कंट्रोल भी करता है, ऑडिट भी करता है, बट इंडिया के अंदर ओनली ऑडिट कर सकता है, ओनली ऑडिट का राइट है, पता होते हुए भी सब कुछ। उसके बाद देखिए आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या? राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत आती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे ही काम करता है ये। जब तक चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको लगाए रख सकते हैं, तब तक चाहे इसको चुने रख सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेट में। जब मर्जी है उसको वापस भेजना है, वापस बुलाना तो बुला सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल 161, 161 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की क्षमा याचना। जैसे हमने राष्ट्रपति की क्षमा याचना किसे पढ़ी थी? आर्टिकल नंबर 72 में पढ़ी है। ऐसे ही हमने 161 आर्टिकल के तहत राज्यपाल की क्षमा याचना पढ़ी है हमने। आर्टिकल नंबर 163 में क्या कहता है? जैसे हमने आर्टिकल नंबर 74 में देखा था, ऐसे ही आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है? मंत्री परिषद राज्यपाल की सलाह, कौन कौन है? मंत्री परिषद राज्यपाल को क्या देगी? सलाह देगी। उसको हेड कौन करेगा? जैसे वहां पे हमारा कौन कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहा था। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेंगे कौन? चीफ मिनिस्टर हेड करता है सलाह देने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हमारा जो नेट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था, हमने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस कर रखा बहुत अच्छे से, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। विधान परिषद का निर्माण। विधान परिषद का निर्माण कोई भी राज्य अगर कराना चाहे, दूसरा सदन होता है ये, किसी भी राज्य के दो सदन होते हैं। जैसे हमारे सेंटर के अंदर केंद्र में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। ऐसे ही हमारा स्टेट्स में होता है क्या? एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। लेकिन हमारे सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद की बात करी गई है। किसकी बात की है? विधान परिषद की बात की है। पहले तो पढ़ते हैं हम बिहार को। किसको? बिहार। उसके बाद आता है यूपी, फिर अपना आता है कर्नाटक। कौन आता है? कर्नाटक आता है। फिर आता है महाराष्ट्र, 1 2 3 4। उसके बाद आता है फिर अपना आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता अपना तेलंगाना। कौन आता है? तेलंगाना। तेलंगाना, यानी 6 में क्या है अपने पास से?
विधान परिषद है? अगर क्वेश्चन बने करंट में कितने विधान परिषद हैं अपने, 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट आपके यहाँ पे लिख दिए हैं। किसके पास पावर होती है? ये पावर होती है, हम कोई भी बिल पास करके देते हैं स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत से कोई भी विधानसभा उस बिल को पास करेगी। पास करने के बाद वो पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। पार्लियामेंट उसको 1/3 यानी सामान्य विधेयक से उस बिल को पास करेगी। फिर उस राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं हमने इन आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से सीखा। सभी आर्टिकल में हमने कुछ ना कुछ जरूर सीखी चीजें, एक दो चीजें हर आर्टिकल के साथ हमने पढ़ी। हम 2 या 3 क्लास के अंदर एक या 2 क्लास और लेंगे जिसमें सारे के सारे पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सभी के सभी हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं जो कोई भी एग्जाम है आपका आने वाला, चाहे एसएससी का है, चाहे किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, या फिर हमारा सीईटी या स्टेट सीटेट कोई भी एग्जाम है, उसमें उम्मीद है आने की, क्योंकि ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और इंपोर्टेंट आर्टिकल लेके आएंगे। धन्यवाद।